Hello students, I am Rambhav Panchal. You are welcome to Navanko Digi Lessons. Today we are going to discuss about land resources. Let's start. Land resources. We live on land. We perform our economic activities on land and we use it in different ways. है ना। हम भूमि पर रहते हैं और हमारी जो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें हम भूमि के ऊपर उसका कोई ना कोई यूज कर सकते हैं। मतलब जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिपेंड हमारी लैंड पर ही हैं। इट इज इट इन डिफरेंट वेज। दस लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ एटमोस्ट इम्पोर्टेंस। इसलिए जो आपका लैंड नेचुरल रिसोर्स है ये इसका हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। लैंड जो है इसका यूज मल्टीपल है। इसमें हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ इसके ऊपर डिपेंड है, जिसमें हमारी वेजिटेशन के ग्रोथ के लिए कंपलसरी है, वाइल्ड लाइफ के फुलफिल के लिए कंपलसरी है, ह्यूमन लाइफ की बहुत सारी रिक्वायरमेंट यहाँ से हम लोग पूरा करते हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे एग्रीकल्चर का वर्क है, ट्रांसपोर्ट का है, इंडस्ट्री स्टेबलाइजेशन का है, बहुत सारे वर्क हमारे लैंड पर ही होते हैं। हाउएवर लैंड इज एन असेट ए फिनिट मैग्नीट्यूड देयरफॉर। तो ये बहुत ज़्यादा बेस में हमारे लिए इसका इम्पोर्टेंस है। लेकिन इसकी एक सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो ये कि इसकी जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, उसकी एक लिमिट है ना। इट इज़ इम्पोर्टेंस टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विथ केयरफुल प्लानिंग। इसलिए हमारे लिए ये कंपलसरी है ये कि हम चूँकि इसका जो क्वांटिटी है वो उसकी एक लिमिट है, इसलिए हमें इसका जो यूज करना है तो यूज करने के लिए हमें पूरा बिल्कुल केयरफुल तरीके से इसका यूज करना है। मतलब वेस्टेज नहीं होना चाहिए, है ना। इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फ्यूचर्स। इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री है कि जितने फिजिकल फीचर्स इस अर्थ पर हैं वे सभी फिजिकल फीचर्स इंडिया में अवेलेबल हैं। अब कौन कौन से जो मेन आपके फीचर्स हैं उसमें माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स और एरियाज ये पूरे, और एंड आइलैंड्स, है ना। कोस्टल रीजन भी है, डिजर्ट भी है। तो जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो सभी हैं। अब यदि हम पर्टिकुलर इनका परसेंटेज देखें कि कौन सा एरिया कितना परसेंट है, तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। जो मान लीजिए हम पूरे इंडिया के एरिया को 100% माने तो उसमें से जो प्लेन्स का कंट्रीब्यूशन है वो 43% है, माउंटेन का आपका 30% और प्लेटूज का 27%। अब इन सभी का मल्टीपल यूज है ना। वो आगे हम देखते हैं। इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स नेमली माउंटेन्स, प्लेन्स एंड आइलैंड्स। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरियाज इज प्लेन वाइल प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। तो जो प्लेन का मेन यूज है वो मुख्य रूप से आपका एक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए होता है, एग्रीकल्चर के लिए है और इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए है। इसके बाद माउंटेन्स अकाउंट कंट्री एंड माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द country and ensure perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and
इकोलॉजिकल आस्पेक्ट्स। माउंटेन का जो मेन पर्पस है, यहाँ से बहुत सारी हमारी रिवर्स फ्लो होती हैं और ये टूरिज्म के लिए भी हमारे लिए हेल्पफुल है। इसके बाद जो प्लेटू का यूज है वो क्या है, अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेटू रीजन्स। इट possesses रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। प्लेटू का जो यूज है इसमें मेन रूप से ये हमारे मिनरल्स के स्टोर हैं और फॉरेस्ट एरिया भी यहीं पर डेवलपमेंट होता है। फॉसिल फ्यूल्स में हमारे जितने भी एनर्जी के सोर्सेस हैं, दैट मीन्स कोल्स, है ना, इस टाइप की ये सभी हमें यहाँ से अचीव हो जाती हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन। कि इस लैंड का हम यूटिलाइजेशन जो करते हैं वो कितने पार्ट में करते हैं, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट है फॉरेस्ट, है ना, इस पर फॉरेस्ट की को ग्रो कराते हैं, ट्रीज को ग्रो कराते हैं। सेकंड है आपका लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशंस, ऐसा एरिया जहाँ पर हम एग्रीकल्चर का वर्क नहीं करते। तो ये आपके 2 पार्ट में है। फर्स्ट है बैरन और वेस्ट लैंड, है ना। सेकंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पर हम एग्रीकल्चर का वर्क नहीं करते तो वहाँ पर कोई अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, दैट इज बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एसेट्रा। थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। अब इसके अलावा जो अदर आपकी ऐसी फील्ड्स हैं या लैंड्स हैं जहाँ पर हम एग्रीकल्चर का वर्क नहीं करते, और ऐसे एरियाज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। फर्स्ट है परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, ऐसे एरिया जो हमारे ग्रेजिंग लैंड हैं, एनिमल रियरिंग के वो सबसे बड़े सोर्स हैं। सेकेंड लैंड अंडर मिसलियंस ट्री क्रॉप्स ग्रोव, ऐसे एरियाज जहाँ पर हमने ट्री प्लांट किए हैं वो हमको फ्रूट प्रोवाइड कराते हैं, है ना। और इसमें जो लास्ट है वो आपका कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, और ऐसे एरियाज जहाँ पर हम एग्रीकल्चर का वर्क नहीं करते, मतलब करते तो हैं लेकिन उसको हम 4-5 ईयर्स तक उसको ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, इसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। तो मेनली वो 5 ईयर्स के लिए तो हमारे लिए अनकल्चर्ड लैंड कहलाएगा, है ना। अब फोर्थ है फैलो लैंड। फैलो लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो आपका लैंड है वो है करेंट फैलो एंड सेकंड है अदर देन करेंट फैलो। तो करेंट फैलो हो या अदर देन करेंट फैलो और कल्चरल वेस्ट लैंड, ये लगभग सेम है। वेस्ट लैंड ऐसे होती हैं जिसमें हम 5 ईयर्स के लिए उसको ड्रॉप कर देते हैं। फैलो लैंड जिसमें हम 1 ईयर्स या उससे कम के टाइम में ऐसे एरिया पर एग्रीकल्चर का वर्क नहीं करते। और मोर देन मोर देन करंट फैलो, ऐसे एरियाज होते हैं जिसमें 1 to 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में हम किसी फील्ड को अवॉइड कर देते हैं ना, मतलब उस पर एग्रीकल्चर का वर्क नहीं करते। लास्ट है आपका NSA मीन्स नेट सोन एरिया। नॉट सेन एरिया क्या होता है, तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा है एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रोस क्रॉप एरिया मीन्स GCA। अब मान लीजिए आपका कोई एरिया आपका ये कोई एरिया है ना,
और इसकी यदि हम मेजरमेंट करें तो ये आपका 2 हेक्टेयर का हो गया, 2 हेक्टेयर है। अब हमें 2 पॉइंट्स की मीनिंग समझना है, एक तो नेट सोन एरिया क्या होता है और एक GCA एरिया क्या होता है। तो ये 2 हेक्टेयर जो एरिया है ये तो आपका कहलाएगा नेट सोन एरिया पूरा फुल, कि आपने एक एग्रीकल्चर एयर में यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन का वर्क किया, एग्रीकल्चर का वर्क किया। अब मान लीजिए आपने उसमें एक ही क्रॉप को अचीव किया है, क्लियर। और यदि आप उसमें 2 क्रॉप्स को अचीव करते हैं या बोते हैं तो टोटल हमारा एरिया कितना था 2, और हमने इसमें कितने टाइम्स क्रॉप प्रोडक्शन का वर्क किया 2 टाइम्स, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हेक्टेयर्स एरिया हमारा क्या कहलाएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, है ना। मतलब किसी भी फील्ड में, पर्टिकुलर फील्ड में जो हमारा फिक्स है वो तो नोट आपका नेट सोन एरिया कहलाता है। और 1 ईयर्स में यदि हम जितने भी टाइम उसमें क्रॉप प्रोडक्शन कवर करते थे तो वो उसमें क्या हो जाता है प्लस। तो क्लियर हो गया कि आपका नेट सोन एरिया क्या होता है एंड क्रॉप क्रोन्स एरिया क्या होता है। हम देखते हैं इसमें लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि भारत में हम जो लैंड का यूज कर रहे हैं उसका पैटर्न क्या है। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, soil type as well as human factors such as population density, technological capability and culture and traditions etc. तो किसी भी लैंड का यूटिलाइजेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, मतलब फील्ड्स कैसा है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, सॉइल का टाइप कैसा है, और ह्यूमन टेंडेंसी कैसी है, पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, क्या वहाँ पर कोई टेक्नोलॉजिकली रूप से डेवलपमेंट हो रहा है, कल्चरल रूप से वो क्या डेवलप्ड है ना। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्टेड करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर हम उसका कैसे यूज कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर एक पाई चार्ट दिया गया है, तो इस पाई चार्ट में यही है कि 1960-61 टू 2014 एंड 15 में पाई चार्ट से कंपेयर किया गया है कि 16 और 61 में हम कितने परसेंट एरिया पर कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, और वो 2014 एंड 15 में उनके नंबर को कंपेयर करते हैं कि वो इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए, है ना। यदि हम ओवरऑल देखें तो चूँकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है और पॉपुलेशन ग्रोथ होने के कारण हमारे साथ लैंड की प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो एग्रीकल्चर एरिया तो हमारा डेफिनेटली कम हो रहा है, लेकिन उसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि फॉरेस्ट एरिया हमारा इंक्रीज हुआ है, बाकी ओवरऑल लगभग थोड़े ही डिक्रीज में जाएंगे, बाकी फॉरेस्ट का जो एरिया है वो इंक्रीज हुआ है। ओके, टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28। ये हम 9th क्लास में इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। However, is available only for 93% of the total geographical area because he land use reporting for most of the northeast state except Assam has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China have also not been surveyed. यदि हमारा इंडिया का जो भी टोटल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, हम उसको 100% माने तो 100% में से 93% का ही सर्वे किया गया है। बाकी जो हमारा रिमेनिंग 7% है उसका सर्वे क्यों नहीं हुआ, उसके रीज़न है कि एक आपका जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट आसाम है, वहाँ पर उन्होंने सर्वे की जो नंबर्स हैं, डेटा हैं, वो प्रोवाइड नहीं करवाए हैं, और जम्मू एंड कश्मीर का जो एक एरिया है वो कुछ एरिया पर चाइना का ने उसको ऑक्युपाइड कर लिया है और कुछ एरिया को पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड कर लिया है।
द लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर्स हैज़ आल्सो डिक्रीज्ड। ये इसी पाई चार्ट का डिस्क्रिमिनेशन है कि कौन से परसेंट एरिया में क्या हो रहा है, ये पूरी सब उसी की डिटेल है। तो इस पाई चार्ट को यदि हम आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारा जो भी ये कॉन्सेप्ट है कि कौन से फील्ड में वो नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, मतलब फील्ड इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, तो इसको कंपेयर करना है ना। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, आप पाई चार्ट को देख लीजिए। लास्ट हमारा इसी में जो टॉपिक है वो है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। कि हमारी जो लैंड का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसका इरोजन होता जा रहा है, उसका हम कंजर्वेशन किस टाइप से कर सकते हैं और उसके कौन कौन से मेजर्स हैं। ओके, वी हैव शेयर्ड आवर लैंड विद द पास्ट जनरेशंस एंड वी हैव टू डू सो विद द फ्यूचर जनरेशंस टू। लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जिसका यूज फ्यूचर में भी होता था, पास्ट में भी होता था, प्रेजेंट में हम कर रहे हैं और फ्यूचर में भी हमारी जनरेशंस करेगी। 95% of our basic needs for food, shelters and clothing are obtained from land। हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उसका लगभग 90% 95% लैंड पर डिपेंड है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रॉट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव आल्सो aggravated the pace of natural force to cause damage to land। लैंड का जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसके लिए मैन की एक्टिविटीज़ तो रेस्पॉन्सिबल हैं, उसके साथ में नेचुरल एक्टिविटीज़ भी उसकी डिग्रेडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग and quarrying too have contributed significantly in the land degradation। ये मेंस की एक्टिविटीज़ हैं, इसमें ग्रेजिंग है, डिफॉरेस्टेशन है, माइनिंग है, एसेट्रा। माइनिंग साइट्स आर abandoned after excavation work is complete, leaving deep scars and trace to overburdening। तो बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर हम माइनिंग कवर करते हैं, माइनिंग के वर्क के बाद उस एरिया को हम वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं, इसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है। इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सेवियर लैंड डिग्रेडेशन। तो उस स्टेट के नेम दिए गए हैं एग्जाम्पल में। ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पर डिग्रेडेशन का रिलेशन माइनिंग से है। उसमें आपके एमपी झारखंड जो मिडिल सेंटर्स के स्टेट हैं वो इसके लिए ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ पर माइनिंग का वर्क ज़्यादा चलता है। इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड और इरिगेशन इज रेस्पॉन्सिबल। जो आपके नॉर्थन प्लेन एरिया के स्टेट हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इरिगेशन करने के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है ना। मिडिल सेंटर के स्टेट में माइनिंग के कारण हो रहा है, और जो नॉर्थ प्लेन के एरियाज़ हैं, नॉर्थन प्लेन्स एरिया के जो स्टेट हैं पंजाब, हरियाणा, यूपी, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर वाटर के इरिगेशन के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ड्यू टू वाटर लॉकिंग लीडिंग टू इंक्रीज द सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इरिगेशन करने के कारण जो सॉइल है उसमें सैलिनिटी और एल्कलिनिटी का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण सॉइल की जो क्रॉप प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जा रही है। द मिनरल्स प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग टू लाइमस्टोन्स फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कैल्साइट एंड सोपस्टोन फॉर
ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere। और जहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप्ड है वहाँ पर बहुत सारे आपके केमिकल्स के कारण एटमॉस्फेयर आपका पॉल्यूटेड हो रहा है। इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ infiltration of water into the soil after it settles down on the land. In recent years, industrial influence as vast have become a major sources of land and water pollution in many part of the country। तो जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आपकी रनिंग फ्लो हैं वहाँ पर जो डस्ट मटेरियल है वो ओपन फील्ड में चला जाता है, जिसके कारण जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रही है। देयर आर मैनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन अफॉरेस्टेशन। तो ये लैंड डिग्रेडेशन के सॉल्यूशन के पॉइंट्स हैं, इसको हम कंजर्वेशंस ऑफ मेजर्स बोल सकते हैं, है ना। इसमें हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट, है ना। एफॉरेस्टेशन करना चाहिए और नहीं करना, और ये ग्रेजिंग जो है इस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। प्लानिंग ऑफ शेल्टर्स वेल्ट ऑफ प्लांट्स कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग। तो ग्रेजिंग को कंट्रोल करने के उन्होंने शेल्टर बेल्ट का आप यूज करें। अब शेल्टर बेल्ट में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर फील्ड है जहाँ पर आप एनिमल को ग्रेजिंग करा रहे हैं, सबसे पहले आप उस एरिया में उनको ग्रेजिंग कराइए और जो अदर एरिया उसको आप ब्लॉक कर दीजिए। फिर कुछ टाइम बाद उस एरिया को आप क्लोज कर दीजिए और जो आपका सेफ जोन था आप वहाँ पर एनिमल को ट्रांसफ़र कर दीजिए, जब तक यहाँ की जो वेजिटेशंस हैं वो ग्रो हो जाएगी, फिर आप वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो इसका मतलब ये कि एनिमल ग्रेजिंग के लिए आप पर्टिकुलर एरिया पर 1 बाय 1, है ना, उसको कंटिन्यू लीटर में लेके और उसका यूज़ करें, जिसके कारण वो वहाँ पे ग्रो भी होगी और एनिमल रियरिंग का जो हमारा वर्क है वो भी सही चलेगा। कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, स्टेबिलाइजेशन ऑफ सैंड, डनी बाय ग्रोइंग थॉर्नी वसेस आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ द चेक लैंड डिग्रेडेशन ऑफ एरिड एरियाज। एरिड एरियाज मीन्स ऐसे एरिया जहाँ पर, जैसे मान लीजिए राजस्थान का एरिया है जहाँ पे विंड फ्लो बहुत ज़्यादा होती है और सॉइल का डिग्रेडेशन होता है, तो वहाँ पर हम थॉर्नी टाइप के जो प्लांट्स हैं आप उनको एक शेल्टर बेल्ट मतलब एक लाइन में लगा दीजिए, जिसके कारण विंड्स के कारण वो जो सैंड्स है वो एक एरिया से अदर एरिया पर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी और सॉइल इरोशन या लैंड का डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल द माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सब अर्बन एरियाज। तो ऐसे एरियाज में जो आपके माइनिंग का वर्क हो रहा है या वेस्ट लैंड है उसको आपको मैनेज करना है, और इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है उसको भी ऐसे एरिया में आपको छोड़ देना है, जिससे हमारी लैंड पर किसी भी प्रकार का बैड इफेक्ट ना पड़े। ओके, नाउ आवर टॉपिक इज कंप्लीट। आई होप you have understood clearly. We will meet you in next video. Thanks for watching.